Education is not preparation for life, education is life itself. Hello everyone, welcome to the Riva classes. My name is Ritu. In this video we will discuss about periodic properties of element. इसके पहले के वीडियो में हमने कुछ periodic टेबल के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हमने मेंडलीव periodic टेबल पढ़ा था, मॉडर्न periodic टेबल, ये सारी चीज़ों के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके थे। उसमें साथ ही साथ कुछ मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि ये देखा गया था कि जो मेटालिक कैरेक्टर होते हैं वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करते हैं और लेफ़्ट टू राइट अलॉन्ग द पीरियड वो डिक्रीज़ करते हैं। नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में देखा गया कि जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर होते हैं वो लेफ़्ट से राइट जाने पर क्या होता है, इंक्रीज़ करता है, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम आने पे डिक्रीज़ करता है। ये सारी बातें हमने पहले की वीडियो में पढ़ चुके थे और आज हम कुछ नई पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एटॉमिक रेडियस है। एटॉमिक रेडियस को जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट क्या है, उसका मतलब क्या है। तो दोज प्रॉपर्टीज़ विच आर रिपीट एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज़ नोन एज अ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। वो प्रॉपर्टीज़ जो किसी एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करे, रिपीट होती रहे, या तो एक पैटर्न में वो इंक्रीज़ हो या एक पैटर्न में वो डिक्रीज़ होती जाए, इसी प्रॉपर्टी को हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, और जो इस फिनोमेना को हम पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट कहते हैं। अब बात आती है कि मेन कॉजेज़ क्या है पीरियोडिसिटी का, व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। तो द मेन कॉज ऑफ द पीरियोडिसिटी इज़ द reoccurrence of similar electron configuration, that is having the same number of electron in the outermost shell. So फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करते हैं, जो कि है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, ये हम बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं कि इसकी एक मामूली सी डिफिनेशन हम पढ़ते आ रहे हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस सेल या आउटरमोस्ट सेल इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। कि किसी भी दो एलिमेंट के बीच के जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस होता है उसी को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। So there are following 4 type of atomic radius. First one is covalent radius, second is van der Waals radius, third one is metallic radius, and fourth one is ionic radius. So फर्स्ट वन इज़ कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस क्या होता है इसको समझते हैं। देखो, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू सिंगली कोवैलेंट बॉन्डेड एटम इज़ नोन एज कोवैलेंट रेडियस। सपोज कि कोई एलिमेंट है, ठीक, कोई सेम एटम है जिनके में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड का जो ये फॉर्मेशन होता है, फर्स्ट चीज़ ये हमें मिली कि जो कोवैलेंट रेडियस होता है उसमें कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दूसरी बात कि जो इस दोनों एटम के बीच का जो न्यूक्लियस डिस्टेंस होता है, सपोज डी ए एंड ए, इसका हाफ कर दें तो ये हमें क्या मिलेगा, ये हमें कोवैलेंट रेडियस मिलेगा। इट्स मीन्स दैट कि कोई भी एटम सिमिलर एटम लेते हैं, उसके दोनों के बीच का जो न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा उसका हाफ कर दो, वही क्या कहलाएगा, कोवैलेंट रेडियस कहलाता है। So in the case of homonuclear diatomic molecules, the covalent radius defined as the one half of the distance between the center of nuclei of two similar atoms bonded in a molecule is known as, is called as covalent radius. तो अगर कोई सिमिलर एटम होंगे तो इस तरीके से हम क्या नाम है, कोवैलेंट रेडियस निकाल लेंगे। अब सपोज करो कोई हमारे पास डिफरेंट एटम है, सपोज करो जैसे कि HCl है, इस तरह की कोई एटम है या कोई डिफरेंट एटम है, तो उसमें क्या करेंगे, अगर कोई डिफरेंट एटम है, सपोज A एंड B, इनके में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगी, लेकिन अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो इनके बीच की अगर वो सेम हुई तो इनका जो कोवैलेंट रेडियस होगा वो इक्वल हो जाएगा RE प्लस RB के। तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी डिफरेंट एलिमेंट का जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है उसका हम कोवैलेंट रेडियस निकाल लेंगे। ये फर्स्ट हो गया कि अगर कोई भी एटम डिफरेंट है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम है तो इस फॉर्मूले से हम उसका कोवैलेंट रेडियस निकाल लेंगे। दूसरी बात ये कि अगर एलिमेंट कोई भी एटम डिफरेंट है लेकिन उसके साथ ही साथ उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जो है वो भी डिफरेंट है, तो क्या करेंगे, सपोज़ जैसे कि HCl है, HCl में क्या होता है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से, और अगर इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करें कि ये A है एंड ये B, और B की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ज़्यादा ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को। जब ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो इसके जो बीच का डिस्टेंस होगा
वो भी एक तरीके, वो भी क्या होगा, कोवैलेंट रेडियस ही होगा, उसको भी हम कोवैलेंट रेडियस ही कहेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो इक्वल हो जाएगा RE प्लस RB माइनस 0.9 चाई ए प्लस चाई ए माइनस चाई बी, वेयर चाई ए इज electronegativity of A elements, A atom, and chi B is the electronegativity of B atom. तो जो डिफरेंट एलिमेंट्स और डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ जो हमने ये फार्मूला बताया, इसमें ये चाई है, सॉरी दिस इज़ अ चाई ए एंड चाई बी। तो कोवैलेंट रेडियस निकालने के लिए एक, अगर क्या नाम है, सिमिलर एटम है तो हम इस तरीके से कोवैलेंट रेडियस किसी भी एटम का निकाल सकते हैं। अगर से डिफरेंट एटम लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी सेम है तो दैट इज़ द मेन फार्मूला। एंड अगर क्या नाम है, डिफरेंट एलिमेंट हो और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट है तो दिस इज़ द फार्मूला फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अब सेकेंड टॉपिक, वंडरवॉल रेडियस। सेकेंड टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस इज वंडरवॉल रेडियस। इसमें क्या पढ़ते हैं, इसमें पहली बात ये होती है कि किसी तरीके का इसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। जिस तरीके से कोवैलेंट रेडियस में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे कोई किसी तरीके का बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। और हम जैसे कि पढ़ते हैं कि बहुत तरीके से फोर्स पढ़े हैं, इंटरमॉलिकुलर फोर्स पढ़े हैं, इंटरमॉलिकुलर और इंट्रामॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़े हैं, जिसमें कि जो इंट्रामॉलिकुलर फोर्स होता है वो फोर्स जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन करने के लिए केमिकल बॉन्ड को। और जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरमॉलिकुलर फोर्स आर वीक अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द एटम या मॉलिक्यूल्स। सो जो ये वंडरवॉल रेडियस है वो एक तरीके का इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमॉलिकुलर फोर्स से होता है। एंड इन सिंपल वर्ड्स वंडरवॉल रेडियस इज डिफाइंड एज इट इज़ अ 1/2 of the internuclear distance between the adjacent atom belonging to the neighboring molecules of an elements in the solid state. सपोज दैट इसमें मेन चीज़ कि ये एटम ने ये मॉलिक्यूल्स के बीच में था, कोई हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं तो एक ये है और एक ये, ठीक, इनके बीच का जो ये डिस्टेंस होगा या इसको, इस रेडियस को हम कोवैलेंट रेडियस कहेंगे। लेकिन इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये कोई बॉन्ड नहीं फॉर्म करेगा। ये जो डिस्टेंस होता है DA या DH कर सकते हैं हम इसको, इसका जो हाफ होगा वो क्या होगा, वो वंडरवॉल रेडियस कहलाएगा। वंडरवॉल रेडियस में मेन पहली बात ये कि उसमें किसी भी तरीके का बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है। दूसरी चीज़ ये एक तरीके का इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन होता है, ये मॉलिक्यूल्स में होता है। So if we compare covalent radius and van der Waals radius, the van der Waals radius are longer than covalent radius because in the formation of covalent bond, the atom come close together and effective overlap take place. On the other hand, in the case of van der Waals radii, the force existing between the non-bonding atom are weak. As a result, the van der Waals radius are longer than covalent radius. थर्ड वन इज़ अ मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस नाम से पता चल रहा है कि मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। मेटल्स है तो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो जैसे एग्जांपल ले लें, कोई भी मेटल क्रिस्टल ले लें, सोडियम क्लोराइड का ही क्रिस्टल ले लिया जाए, तो क्या होता है कि कोई भी मेटल क्रिस्टल में जो जितने भी एटम होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे। सपोज कुछ इस तरीके से होते हैं, ये एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड। तो सपोज एग्जांपल ले लें, कोई भी मेटल क्रिस्टल ले लेते हैं तो उसमें जो एटम होते हैं वो एक दूसरे से मेटालिक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। और जो उन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस होता है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका अगर हम हाफ़ कर दें, सपोज इसको A मान लेते हैं, इसको हाफ़ कर दें तो वो क्या हो जाता है, उसका मेटालिक रेडियस हो जाता है। So in simple words, metallic radius may be defined as 1/2 of the distance between the nuclei of two adjacent atom in a metal crystal. Means metallic radius में metallic bond का formation होगा। दूसरी चीज़, किसी के पास free electron होते हैं, किसी पे दो metal के बीच का जो distance होता है उसको half कर दे, वही क्या कहलाता है, metallic radius कहलाता है। van der Waals radius is larger than the metallic radius and the metallic radius is larger than the covalent radius. अब क्या बात करते हैं, अब एटॉमिक रेडियस की वेरिएशन की बात कर देते हैं कि उसका वेरिएशन कहाँ कहाँ होता है। तो फर्स्ट दो ही जगह हो सकता है, या तो अलोंग अ पीरियड एंड सेकेंड वन इज अ डाउन द ग्रुप। सो इन पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो इफ यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस।
Why atomic radius decreases? Because the effective nuclear charge increases by 1 unit with increase in atomic number. As the effective nuclear charge increases, the force of attraction between the nucleus and valence shell electron also increases. और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, जो एटॉमिक साइज होगी वो क्या करेगी, वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा, उसकी साइज क्या होगी, डिक्रीज होने लगेगी. तो दिस इज द मेन रीजन व्हाई द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस अलोंग अ पीरियड. तो अलोंग अ पीरियड एटॉमिक साइज जो होती है वो डिक्रीज होती है, या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो एटॉमिक साइज होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के. अब हम ग्रुप में देखते हैं कि ग्रुप में क्या होता है कि इफ़ यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस. एटॉमिक साइज़ क्यों, अभी बात आ रही है क्यों इंक्रीज़ कर रही है. एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ इसलिए कर रही है क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ़ शेल क्या हो रही है, इंक्रीज़ कर रही है. नंबर ऑफ़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है. और अगर नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ करेगी तो शेल्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा, वो भी इंक्रीज़ करेगा. और जब शेल्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ कर गया तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में वो क्या करेगा, वो डिक्रीज़ हो जाएगा. और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन decreases, as a result size of atom increases. So this is the main reason why this atomic size increases from top to bottom along top to bottom in the group. तो जो वेरिएशन होता है एटॉमिक रेडियस का अलोंग अ पीरियड एंड डाउन अ ग्रुप, तो अलोंग अ पीरियड क्या होता है कि इन साइज़ जो होती है वो डिक्रीज़ करती है और डाउन अ ग्रुप जो होती है साइज़ इंक्रीज़ करती है. फोर्थ वन इज आयनिक रेडियस. अब आयनिक रेडियस के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है. आयनिक रेडियस जो होता है वो किसी भी आयनिक क्रिस्टल में होता है. आयनिक रेडियस से पता चला या तो कैटायन या तो एनायन के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को आयनिक रेडियस कहेंगे. या तो इन सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एनायन. मीन्स कि अगर कोई एटम है या कोई भी एटम जब अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है तो वो कैटायन बनाता है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन को वो गेन करता है तो क्या करता है, वो एनायन का फॉर्मेशन करता है. तो जो इन दोनों एनायन और कैटायन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, आयनिक रेडियस कहते हैं. और जो आयनिक रेडियस में जो कैटायन की साइज़ होती है वो कम होती है एनायन के साइज़ से, और जो कैटायन की साइज़ होती है वो किसी भी एटम से भी क्या होती है, क्या नाम है, कम होती है. सब जैसे कि इस तरीके से ऑर्डर देख सकते हैं कि एनायन इज़ ग्रेटर होता है देन एटम से एंड एटम जो होता है वो ग्रेटर होता है कैटायन से. क्यों होता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके पास क्या होता है, कैटायन के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं. क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा है. इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा है मतलब कि इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हो रहा है. साइज़ क्या हो रही है, इंक्रीज़ कर जा रही है. और कैटायन के बीच में क्या हो रहा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, जिससे कि इसकी साइज़ क्या हो रही है, डिक्रीज़ कर जाती है. इससे जो कैटायन की साइज़ होती है वो किसी भी एटम से क्या होती है, छोटी होती है. और एनायन की साइज़ जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, कि चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एटम हो. और अगर इसका वेरिएशन देखा जाए आयनिक रेडियस का, तो अलोंग अ पीरियड देखें तो क्या नाम है, एटॉमिक रेडियस जो आयनिक रेडियस जो होता है वो डिक्रीज़ करता है, और डाउन अ ग्रुप देखा जाए तो जो आयनिक रेडियस होता है वो इंक्रीज़ करता है. फॉर एग्जांपल अगर कोई एग्जांपल ले लेते हैं आयनिक रेडियस का, जैसे कि क्रोमियम 3+ एंड क्रोमियम 6+, तो इसमें जो साइज़ बड़ी होगी वो क्रोमियम 3+ की होगी. और जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन माइनस का, तो ये एक कैटायन है, ये एक एनायन और ये एक एटम है. तो हम जानते हैं कि कैटायन की साइज़ सबसे छोटी होती है, उससे बड़ी एटम की होगी और सबसे बड़ी माइनस एनायन की होगी. तो ये सारी बात होगी किसकी, आयनिक रेडियस की. अब एक छोटी सी टॉपिक होती है, उसको कहते हैं हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस. आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस का मतलब कि जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, जिसके पास सेम हो. जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन 2-, नाइट्रोजन 3-, फ्लोरीन 1- एंड सोडियम प्लस एंड मैग्नीशियम 2+. इसमें क्या है कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ क्या होती है, वो स्पीसीज़ जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो. सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि जैसे कि इसके पास 2- है, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है. अगर इसका इलेक्ट्रॉन देखा जाए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो रहे हैं, इसका 10 है, क्या नाम है, 10 इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट है. उसी तरीके से नाइट्रोजन में क्या नाम है, एटॉमिक नंबर इसका 7 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड किए गए, 10 हो गए. उस तरीके से फ्लोरीन, सोडियम एंड मैग्नीशियम का हो गया.
तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ में पूछा जाता है कि मेन के ऑर्डर क्या होगी, साइज़, उसकी साइज़ का ऑर्डर क्या होता है। तो जो साइज़ का जो ऑर्डर होता है, या तो सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं, जो साइज़ होती है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ की, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, जिसको कि हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, अगर वो इंक्रीज़ करेगा तो जो साइज़ होगी वो डिक्रीज़ करेगी। और साथ ही साथ ये मतलब कि इसमें सिंपल में ये कह सकते हैं कि जिसका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा हो गई, उसकी क्या नाम है, साइज़ जो होगी वो बहुत ही छोटी होगी। जैसे कि इसमें मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, इसलिए इसकी साइज़ सबसे छोटी होगी, इसके बाद सोडियम की, फिर फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। इस तरीके से इसकी साइज़ छोटी और बड़ी होती रहेगी। इसका ऑर्डर अगर हमें लिखना हो तो मैग्नीशियम की सबसे छोटी होगी, देन सोडियम, देन फ्लोरीन, ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। इसके ऊपर माइनस के चार्ज लगाए, -1, +1 एंड +2। तो इसका एटॉमिक नंबर सबसे बड़ा ज़्यादा था, इसलिए इसकी साइज़ सबसे छोटी होगी। यहाँ पे ग्राफ रिप्रेजेंट किया हमने, जिसमें इस ग्राफ में क्या बताया गया कि इसमें वेरिएशन बताया गया एटॉमिक रेडियस का। अलॉन्ग अ पीरियड जो एटॉमिक साइज़ जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज़ करती है, एंड अलॉन्ग अ ग्रुप देखा जाए तो एटॉमिक साइज़ क्या होती है, इंक्रीज़ करती है। जैसे कि फर्स्ट ग्रुप अल्कली ग्रुप ले लेते हैं, तो जिसमें कि लिथियम की साइज़ सबसे छोटी होती है, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम तक आते आते साइज़ क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। ये हैलोजन ग्रुप की दिया गया है, जहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब कि ऊपर से नीचे आने पे क्या होती है, साइज़ क्या होती है, इंक्रीज़ करती है। इसके लिए आज के वीडियो में हमने एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ा, उसके टाइप्स को पढ़ा, कोवैलेंट रेडियस, वन डेर वाल्स रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस के बारे में पढ़ा। ये पहली प्रॉपर्टीज़ थी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में, ये पहली प्रॉपर्टीज़ थी एटॉमिक रेडियस। अब इसके आगे की प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। होप दिस विल हेल्प यू अ लॉट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।